गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक तत्व, इसमें नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, इन सब की वैलेंसी यानी संयोजकता तथा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था का टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी एंड कैटेनेशन यानी कि अपरूपता एवं श्रृंखलन। एलोट्रॉपी, कैटनेशन, ये दोनों आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। क्या मतलब होता है अपरूपता का या एलोट्रॉपी का? एलोट्रॉपी या अपरूपता का मतलब होता है कि कोई भी तत्व यदि एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक से ज़्यादा फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या शो कर रहा है? अपरूपता प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि एलोट्रॉपी प्रदर्शित कर रहा है, एलोट्रॉपी शो कर रहा है। जैसे आपने कार्बन के दो एलोट्रॉप पढ़े होंगे, एक पढ़ा आपने ग्रेफाइट और एक पढ़ा है आपने डायमंड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ग्रेफाइट और डायमंड में दोनों में अंतर ये होता है कि ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन जो है 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण से जो है ग्रेफाइट विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास कर सकता है। और ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है इस फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से। जबकि डायमंड के केस में एक कार्बन जो होता है वो अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा होता है और इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है आगे बढ़ता जाता है। कार्बन के जो एटम है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक हार्ड सब्सटेंशियल डायमंड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि हीरे का निर्माण करते हैं। तो कार्बन के हमने 2 अपरूप पढ़े हुए हैं, ग्रेफाइट, एक डायमंड। ठीक उसी तरह से जो हमारे नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं, जैसे नाइट्रोजन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, यहाँ बीच में फॉस्फोरस है और इसके बाद आते हैं बिस्मथ। तो इनमें से बिस्मथ को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं, यानी कि अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। बिस्मथ क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमने क्या कहा था, बिस्मथ जो होता है वो मेटल होता है। जैसे से आप नीचे आ रहे थे, जो आपका धात्विक गुण है वो बढ़ रहा था, अधात्विक गुण कम हो रहा था, जिसके कारण नाइट्रोजन, फॉस्फोरस क्या होते थे? ये नॉन मेटल होते थे, अधातुएं होती थी। आर्सेनिक, एंटीमनी, ये दोनों मेटलॉइड होते थे, यानी कि उपधातुएं होती थी। और बिस्मथ जो है ये मेटल होता है, ये आपका धातु होता है। तो बिस्मथ को छोड़ करके बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एलोट्रॉपी शो करते हैं। किसके कितने एलोट्रॉप पाए जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, नाइट्रोजन जो है वो 2 एलोट्रॉप्स में पाया जाता है। एक अल्फा नाइट्रोजन जो कि क्यूबिक फॉर्म में होता है और एक होता है बीटा नाइट्रोजन जो कि हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। इसी के बाद फॉस्फोरस जो है वो अलग अलग एलोट्रॉप्स बनाता है, जैसे कि वाइट फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, वॉयलेट फॉस्फोरस, स्कारलेट फॉस्फोरस, ये अलग अलग रंगों में प्रदर्शित होता है। इसके अलावा अल्फा और बीटा 2 और रूप पाए जाते हैं। इनमें से फॉस्फोरस में सफ़ेद और लाल फॉस्फोरस जो है इसके मुख्य अपरूप है, यानी कि ये दोनों मेन एलोट्रॉप है हमारे फॉस्फोरस के। इसके बाद आर्सेनिक, 3 रूप, आर्सेनिक के 3 फॉर्म पाए जाएंगे। एक स्लेटी कलर पाया जाएगा, एक येलो कलर पाया जाएगा और एक काला, यानी कि ब्लैक कलर में ये प्रेजेंट होता है। एंटीमनी भी 3 रूपों में पाया जाता है। एक धात्विक रूप होता है, यानी कि मेटेलिक फॉर्म होती है, क्योंकि एंटीमनी क्या है? मेटलॉइड है ना, ये तो अधातु और धातु दोनों है। तो एक इसका मेटेलिक फॉर्म होगा, एक येलो क्रिस्टल होगा और एक पाया जाता है आपका एक्सप्लोजिव एंटीमनी के रूप में, यानी कि विस्फोटक एंटीमनी, जिसका यूज़ हम एक्सप्लोजिव बनाने में करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं इनमें एलोट्रॉपी पाई जाती है, यानी कि अपरूपता उपस्थित होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी श्रृंखलन यानी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट अपने ही जैसे दूसरे, मतलब अपने ही दूसरे एटम्स के साथ, मतलब किसी एलिमेंट का एक एटम अपने ही एलिमेंट के दूसरे एटम्स के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कार्बन के केस में मैं आपको याद दिलाता हूँ, फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये एक रग्बी के बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 60 से लेकर के 70 कार्बन एटम्स एक दूसरे से फुटबॉल के शेप में कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के कितने एटम मिल रहे हैं? 60 से 70।
तो ये जो गुण है कार्बन का, ये कहलाता है श्रृंखलन का गुण, यानी कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, जिसमें कोई किसी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अपने ही जैसे एटम्स के साथ मिलकर के या अपने ही एलिमेंट के एटम के साथ मिलकर के एक लॉन्ग चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये लॉन्ग चेन ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है। जैसे बकमिस्टर फुल्डीन के केस में जो रग्बी का स्ट्रक्चर बनता है वो फुटबॉल या रग्बी के जैसी बॉल का स्ट्रक्चर होता है, वो क्लोज स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बंद श्रृंखला होती है। और कुछ जो होते हैं वो खुली श्रृंखला में भी पाए जाते हैं। तो हमारे जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं वो भी श्रृंखलन के गुण प्रदर्शित करते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ तत्व जो हैं वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं की श्रृंखला पाई जाती है जिसको हाइड्राजीन कहते हैं, N2, N ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्राजीन बनाता है। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 तथा 3 परमाणु की श्रृंखला को एजाइड कहते हैं, जिसमें N3- आयन बनता है, उसको एजाइड कहा जाता है। फॉस्फोरस जो एटम है वो चक्रीय तथा विवृत, यानी कि ओपन एंड साइक्लिक दोनों टाइप की चेन बना सकता है, दोनों टाइप के श्रृंखला यौगिक बना सकता है, जिसमें फॉस्फोरस के एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये दोनों क्या शो करते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वो शो करी जाती है कार्बन के थ्रू। कारण क्या है समझिए। हमने कहा कि नाइट्रोजन जो है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है N2 और N3- के केस में। N2 में बनाता है ये हाइड्राजीन, जिसमें आप पढ़ेंगे NH2 बॉन्ड NH2, और N3 के केस में बनता है एजाइड यौगिक। बस यही 2 अप्रूव पाए जाते हैं। फॉस्फोरस के केस में भी आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है इस तरह से, और ओपन चेन भी हो सकती है, फॉस्फोरस एटम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब कार्बन की बात करी तो कार्बन में हमने कहा कि जो पहला हमें इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दिखा वो हमें दिखा बकमिस्टर फुल्डीन, C60 से C70, 60 से 70 एटम एक दूसरे में कनेक्ट हो रहे हैं और ये स्टेबल है, स्थायी है। कारण ये है कि जब कार्बन बॉन्डिंग करता है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। आउटर मोस्ट शेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो जब कार्बन जाकर के बॉन्डिंग करता है तो इसके चारों बॉन्ड इस तरह से C इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब होता है युग्म, इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित नहीं होता है। लेकिन नाइट्रोजन की बात करिए, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट बनाने के लिए चाहिए केवल 3 इलेक्ट्रॉन। वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्टेट बनाने में क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। बट इसके बाद भी नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का युग्म, ये क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये नाइट्रोजन को लॉन्ग चेन यानी कि लंबी श्रृंखला नहीं बनाने देते हैं, और इसी वजह से नाइट्रोजन की जो ओपन चेन होगी, जो कैटनेशन होगा, वो अनस्टेबल होता है, वो अस्थायी होता है। लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं है। कार्बन जब क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जिसके कारण से कार्बन जो है वो बहुत अधिक कार्बन परमाणुओं को एक साथ जोड़ करके लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। और इसीलिए कार्बन जब कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन जब खुली श्रृंखला या चक्रीय यौगिक बनाता है या साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, और कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन फैमिली। क्यों? नाइट्रोजन में क्या है, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये इसको कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करने देता है, और ये उस कंपाउंड को, उस यौगिक को अस्थिरता प्रदान करता है, उसको अनस्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या था कि जब हमारे एलिमेंट के जो एटम है, कई सारे एटम एक साथ मिल करके ओपन चेन यानी कि खुली श्रृंखला, जिसे विवृत श्रृंखला कहते हैं, या फिर क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह से कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं, चक्रीय श्रृंखला बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक से अधिक परमाणुओं का उपयोग करते हैं। तो तत्वों के इस गुण को कैटेनेशन या फिर श्रृंखलन कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए श्रृंखलन का मतलब ही है श्रृंखला बनाना।
तो हमारे जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर होते हैं उसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो है कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कैटनेशन प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है कार्बन में। कारण क्योंकि कार्बन में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन का उपस्थित नहीं होता है जो जा करके कैटनेशन की प्रॉपर्टी को क्या करे, अपोज करे। जबकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद, देखिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके पास बचे रह जाते हैं। ये देखिए 3 बॉन्ड बना लेगा फॉर एग्जांपल, ये NH और यहाँ पर एक दूसरा N आकर के जुड़ गया, तो उसके बाद भी इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉन्ड को तोड़ने में क्या करता रहता है, हेल्प करता रहता है। इस वजह से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज़्यादा लंबी श्रृंखला का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसके साथ आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों प्रॉपर्टी के साथ क्या हो गई, खत्म होती हैं पी ब्लॉक की। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें आगे चल करके रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली। तो इसका अब हमें पढ़ना है रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलोट्रोपी एंड कैटिनेशन यानी कि अपरूपता एवं श्रृंखलन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। जो हमारे नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके क्या रासायनिक गुण होते हैं, अलग अलग तत्वों से, अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया करके ये किस तरह के यौगिक बनाते हैं, किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये सब कुछ हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमारे जो नाइट्रोजन फैमिली के जो सदस्य हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस लिख लेते हैं इसे यहाँ पर, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो A2O3, A2O2 और A2O5 इस तरह के फॉर्मूला का कंपाउंड बनाते हैं। जहाँ पर जो A आप देख रहे हैं ये आपके नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं, जैसे कि N2O3 हो सकता है, P2O3 हो सकता है, N2O2 हो सकता है, P2O2 हो सकता है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। अब ये जो ऑक्साइड बनते हैं इनका नेचर कैसा होता है ये डिपेंड करेगा। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर हमें पता है कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हैं ये दोनों नॉन मेटेलिक होते हैं, नेचर में अधातु हैं, अधात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। एंटीमनी और आर्सेनिक ये दोनों जो होते हैं ये मेटलॉइड्स हैं, यानी कि ये हमारे उभय धातु हैं। और बिस्मथ जो होता है ये मेटेलिक होता है नेचर में। क्लियर है, ये दोनों नॉन मेटेलिक, ये मेटलॉइड, ये मेटेलिक। इस वजह से इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं। जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्योंकि नॉन मेटल हैं, अधातु हैं, इसलिए इनके जो ऑक्साइड होंगे वो नेचर में एसिडिक होते हैं, यानी कि अम्लीय होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स होंगे वो नेचर में कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। वहीं पर आर्सेनिक और एंटीमनी इनके जो ऑक्साइड होंगे ये नेचर में होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब होता है ये नेचर में उभयधर्मी होते हैं। और इसके बाद आते हैं हमारा बिस्मथ। बिस्मथ मेटेलिक कैरेक्टर शो करने की वजह से, धात्विक गुण प्रदर्शित करने के कारण जो होता है ये बेसिक होता है नेचर में, यानी कि क्षारीय होता है। तो ये होता है हमारे ऑक्साइडों की प्रकृति, कि हमारे जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं इनके ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो किस तरह के होते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है इनके ऑक्साइडों का, तो A2O3 हो सकता है, A2O2 हो सकता है, A2O5 हो सकता है, जहाँ पर A जो होगा ये आपके नॉन मेटल्स हैं, यानी कि अधातुएं हैं। और ये अधातुएं कौन सी हैं, ये जो यहाँ पर लिखी हुई हैं ये अधातुएं, इनमें से ये हमने एक ही जगह पर लेना है, तो यहाँ पर ऑक्साइड हमें मिलेगा। इन फॉर्मूलाज के अलावा A2O3, A2O2, A2O5 के अलावा नाइट्रोजन जो है वो N2O जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, और N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 3 कंपाउंड भी फॉर्म करती है।
जिसमें से जो हमारे नाइट्रस ऑक्साइड और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये दोनों कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं और उदासीन, न्यूट्रल होते हैं नेचर में। ये दोनों ऑक्साइड नेचर में न्यूट्रल होते हैं और कलरलेस होते हैं। जबकि ये यहाँ पर फॉर्मूला गलत हो गया था, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसे कहते हैं। जबकि NO2 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ब्राउन कलर की वेपर होती है या ब्राउन कलर की गैस होती है, भूरे रंग की गैस होती है। और जब आप इसको द्रवित करेंगे, इसको लिक्विफाई करेंगे, तो ये ब्राउन कलर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ नीचे जाने पर जो एसिडिक करेक्टर है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड नेचर में अम्लीय होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो नेचर में अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, वैसे वैसे अम्लीय गुण जो हो रहा है वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि अधात्विक गुण जो होता है वो घटता जाता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता जाता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है, जिसके कारण से जो एसिडिक करेक्टर है वो कम होता है और बेसिक करेक्टर बढ़ता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, जो आपके आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड हैं वो नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, आर्सेनिक के ऑक्साइड लिए, और ये आर्सेनिक के ऑक्साइड एक बार क्या कर रहा है, एक बेस से, एक क्षार से अभिक्रिया कर रहा है और एक बार अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो जब आर्सेनिक ऑक्साइड किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा, किसी बेस से रिएक्शन करेगा, तो खुद को बना लेगा ये एसिड। खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, यानी कि खुद अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा, जिसके कारण यहाँ पर ये बनाएगा सोडियम आर्सेनेट और वाटर निकल जाएगा। और हमने यही तो पढ़ा है, जब एक क्षार एक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एक सॉल्ट बनता है, वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पर जब आप बेस से रिएक्शन कराएंगे तो जो आपका आर्सेनिक ऑक्साइड है ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। और वहीं पर अब फिर से हमने आर्सेनिक ऑक्साइड लिया, AS4O6 लिया, और अब हमने ले लिया यहाँ पर एसिड, HCl ले लिया। तो जब आप अपने आर्सेनिक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो ये खुद क्या बन जाता है, खुद ये बन जाता है बेस, यानी कि क्षार। और क्षार और अम्ल जब एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर लवण का निर्माण होगा, साथ में वाटर क्या होता है, निकल जाता है। तो आपका सेम ऑक्साइड, एक ही ऑक्साइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड है दोनों, लेकिन एक बार ये अम्ल की तरह भी व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है और दूसरी बार में ये क्षार की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आर्सेनिक ऑक्साइड है ये दोनों नेचर रिप्रेजेंट करता है, अम्ल के भी और क्षार के भी, यानी एसिड के भी और बेस के भी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर्सेनिक ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और हमें ये कैसे पता चले कि जो हमारे नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक करेक्टर शो करते हैं या वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं? तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने नाइट्रोजन का ऑक्साइड लिया, N2O3, हमने नाइट्रोजन का ऑक्साइड लिया, पहला वाला फॉर्मूला देखिए N2O3, और इसको हमने इसकी रिएक्शन कराई वाटर से। हमने पानी में इसको घोल दिया, पानी में H+ आयन और OH- आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है। तो पानी यानी वाटर खुद भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्लियर है, ये उभयधर्मी है प्रकृति में। अब जैसे ही आप नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो ये गैस है, ये जब आप इससे पास कराएंगे वाटर से, तो अगर यहाँ पर पास कराने पर आपको जो कंपाउंड मिलेगा, अगर ये एसिड बना, अगर अम्ल बना, तो फिर इसका जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, नेचर में एसिडिक होगा। और यहाँ पर अगर क्षार प्राप्त हुआ, बेस प्राप्त हुआ, तो इसका ऑक्साइड जो होगा नाइट्रोजन का वो क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। तो हमने जैसे ही N2O3 गैस को H2O से पास करा, पानी से पास किया, तो यहाँ पर हमें तुरंत मिल गया HNO3, 2 मॉलिक्यूल। देखिए नाइट्रिक अम्ल मिल गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारे नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, उनके ऑक्साइड जो होते हैं नेचर में अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिडिक होते हैं। तो ये थी हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टी ऑक्सी एसिड्स, यानी कि ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या? ऑक्सी अम्ल का मतलब होता है ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जैसे आपके सामने HNO3, ये देखिए, ये एक एसिड होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके अलावा H2SO4, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर प्रेजेंट है, और ये होता है हमारा एसिड होता है। तो इन्हें ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। तो हमारे जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर होते हैं, जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं, नाइट्रोजन परिवार के जो सदस्य हैं, वे सभी ऑक्सी अम्लों का निर्माण करते हैं। वे सभी तत्व ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं। जैसे नाइट्रोजन के आपको 2 ऑक्सी एसिड्स पढ़ने हैं। एक होता है आपका नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा हुआ है HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल होता है। और दूसरा होता है HNO2,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ते थे वहाँ पर ये आता था, इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड, यानी कि नाइट्रस अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO2। इसी तरह से फॉस्फोरस में आपने सुना होगा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, तो ये फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स होते हैं, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल होते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की तरह आर्सेनिक भी दो तरह के अम्ल बनाता है। देखिए ऑक्सी अम्ल बनाता है, ऑक्सी एसिड्स बनाता है, एक बनाता है आर्सेनिस एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3ASO3, और दूसरा होता है आर्सेनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3ASO4। ये देखिए आर्सेनिस अम्ल और आर्सेनिक अम्ल, आर्सेनिक के जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी अम्ल हैं, उनका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही एंटीमनी व बिस्मथ H3SbO3 और HbIO3 इस ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, इस ऑक्सी अम्ल का निर्माण करते हैं। लेकिन इनमें जो एसिडिक करेक्टर होता है, जो अम्लीय गुण होता है, वो जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे वैसे ये ऑक्सी एसिड्स का जो एसिडिक करेक्टर है वो घटता जाता है। देखिए घटता हुआ क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, फिर उससे कम होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फिर उससे कम होगा आपका ये देखिए H3ASO4, कौन सा है, आर्सेनिक एसिड, उससे कम होगा H3SbO4, और Bi जो बिस्मथ माला जो आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका जो ऑक्सी एसिड होगा, इसका जो ऑक्सिक अम्ल होगा, ये बहुत ही कम अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी कि एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सी एसिड या ऑक्सी अम्ल। तो आज के लिए हम अपने टॉपिक को यहीं तक रख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, जैसे सल्फाइड हैं, हैलाइड हैं, हाइड्राइड हैं, वो आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में बताया जाएगा। यहाँ तक कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नाइट्रोजन फैमिली की, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और वीडियोस बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है धीरे धीरे, और आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। जब तक वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोचिंग करते रहिए, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन साथ में इन वीडियोस पर भी टाइम दीजिए, इनको भी थोड़ा सा देखिए, तो आपको पता चलेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये एक तरह से आप इसको रिवीजन की तरह लीजिए और वीडियोस एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए। ओके क्लास, थैंक यू।